हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं योगेश जायसवाल आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके आऊं। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि पावर शेयरिंग क्या होती है। हम हमारे जो लोकतांत्रिक जो राजनीति है, पॉलिटिकल साइंस की जो किताब है, उसका फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कल हमने डिस्कस किया था कि श्रीलंका और बेल्जियम के अंदर क्या घटनाएं चल रही थी। ओके, दोनों में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकवाद कैसे पनप रहा था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, क्या होती है आखिर में, और उसी के साथ में श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद कैसे पनपा, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा इसका परिचय समझ लेते हैं कि सत्ता की जो साझेदारी है उसकी इंपोर्टेंसी क्या है। ठीक है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि सत्ता की साझेदारी क्या है। तो सत्ता की साझेदारी भैया एक प्रकार की क्या है, नीति है। सत्ता की साझेदारी एक प्रकार की क्या होती है, नीति है। पहली चीज आपको याद रख लेनी है, क्या है भैया, सत्ता की साझेदारी एक प्रकार की नीति है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, देश के शासन के अंदर जो देश की शासन व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत देश की जो शासन व्यवस्था होती है, उसमें देश की शासन व्यवस्था देश की शासन व्यवस्था में समाज के सभी प्रमुख समूहों को, समाज के जितने भी प्रमुख समूह होंगे, उनको सत्ता का एक स्थायी भाग प्रदान किया जाता है। सत्ता का एक स्थायी भाग प्रदान किया जाता है। वो क्या है, हमारी सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत उसको रखा जाता है। सत्ता की साझेदारी हमारी लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र की आत्मा भी कही जाती है। क्यों कही जाती है, आपको मैंने बताया था, कल भी बताया था कि जैसे कि चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में किसी सरकार की सत्ता बनती है, अगर उसमें साझेदारी नहीं होगी, मतलब अगर उसमें बिल्कुल साझेदारी नहीं होगी, तो क्या होगा, जो शासक बना है, जो शासन व्यवस्था में जो शासक बना है, वो निरंकुशवादी बन जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही हमारे क्या है, लोकतंत्र के नियमों का क्या हो जाएगा, उल्लंघन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट को अलग अलग शक्तियां सौंपी गई है, अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं। इसलिए इसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है कि एक जो ग्रुप है, एक जो डिपार्टमेंट है, दूसरे डिपार्टमेंट में नजर रखता है, जिससे कि भैया वो कोई गलती ना कर दे। दूसरे डिपार्टमेंट पहले डिपार्टमेंट पर नजर रख रखा है कि वो कोई गलती ना कर दे। वो नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था के अंदर उसको रखा जाता है। आगे बात समझ में। इसी के साथ में क्या लिखा हुआ है, इसके माध्यम से क्या होता है, अगर सत्ता की साझेदारी को लागू किया जाएगा, अगर सत्ता की साझेदारी को लागू किया जाएगा, तो सामाजिक समूह में जो टकराव होता है, जो संघर्ष होता है, वो उसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, बिल्कुल ही कम हो जाएगी। आगे बात समझ में। इसी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। साझेदारी के माध्यम से ही सभी समूह हमारी शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। ये बात हमको ध्यान में रख लेनी है। आ गई बात समझ में। तो सत्ता की साझेदारी का टॉपिक मैटर जो था वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करने वाले, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद कैसे पनपा, ये आपको चीज याद रखनी है। आपको ये चीज याद रखनी है कि श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका का बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद, ठीक है, यहां पे ध्यान देना आप भैया। ठीक है, जिस शब्द के पीछे वाद लग जाता है वो एक विचारधारा का रूप ले लेती है। आपको इस चीज के बारे में याद रखना है। ठीक है, जिस शब्द के पीछे वाद लग जाता है वो एक विचारधारा का रूप ले लेती है। इसके बारे में आपको याद रखना है कि एक ऐसा समूह जिसमें लोगों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, तो वो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन व्यवस्था चला सकता है। इसके अंतर्गत यह मान्यता है कि वह अल्पसंख्यक जो समुदाय होता है उसकी जरूरतों इच्छाओं को क्या करता है, इग्नोर, यानी क्या करना स्टार्ट करता है, इग्नोर करना यानी अनदेखा करना स्टार्ट कर देता है। वो किसके अंदर आता है, बहुसंख्यक के अंदर आता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीलंका है, सबसे पहली चीज ये है कि जो जनसंख्या है वो लगभग हमारे भारत राज्य का जो हरियाणा है उसकी जो संख्या है 2 करोड़, जो जनसंख्या है 2 करोड़ उसके बराबर गिनी जाती है। किसकी जनसंख्या, श्रीलंका की जनसंख्या। ये एक द्वीपीय देश है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। और हमारे भारत का जो दक्षिणतम जो राज्य है तमिलनाडु, उसके दक्षिण में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी के साथ ही हमको क्या याद रखना है, इसके साथ में हमको ये चीज भी क्लियर कर लेनी है कि बहुसंख्यकवाद कैसे पनप रहा है। सबसे पहले आपको चीज याद रखनी है कि 1948 के अंदर, 1948 के अंदर क्या होता है, हमारा जो श्रीलंका है स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। 1948 के अंदर श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। और स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद में क्या होता है, यहां पर क्या है, स्वतंत्र राष्ट्र बना। और यहां पर जो बहुसंख्यकवाद है, बहुसंख्यक आपको मैंने बताया था किस जाति का बहुसंख्यक ज्यादा है। ठीक है, यहां पे है सिंहली समुदाय, सिंहली समुदाय, सिमेली बोलने वाले क्या है भैया, जहां पे ज्यादा है। और कितने हैं भैया, 74% है। और 18% कितने थे, 18% थे भैया तमिल।
इसके बारे में भी आपको याद रख लेना है। 18% क्या थे भैया? 18% तमिल थे। ठीक है, अब ये जो बहुसंख्यकवाद है, अब ये क्या बनाना चाह रहे हैं? अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं और श्रीलंका में अपना प्रभुत्व कायम करना चाह रहे हैं। इसी के साथ ही जो वहां पे नवनिर्वाचित लोकतांत्रिक जो सरकार है, वो भी अपना बहुसंख्यक परिस्थिति को क्या करना चाहती है? उसका प्रभुत्व कायम करना चाहती है। बहुसंख्यक परिस्थिति का क्या करना चाहती है? प्रभुत्व कायम करना चाहती है। ये दोनों एक होते हैं। बहुसंख्यकवाद में जो सिंगली समुदाय है और नवनिर्वाचित लोकतांत्रिक जो सरकार है, दोनों एक हुए और एक होने के बाद में क्या होता है? एक इनके नए संविधान का जो गठन किया जाता है और इनके नए संविधान में बताया जाता है कि 1956 में के अंदर क्या हो जाता है? एक कानून लागू किया जाता है। आपको याद रख लेना है बेटा उस सभी को कि 1956 के अंदर एक कानून लागू किया जाता है और कानून के अंदर क्या किया जाता है कि जो सिंहली भाषा है उसे श्रीलंका की राजभाषा घोषित कर दिया जाता है। जो सिंहली भाषा है उसे राजभाषा घोषित कर दिया जाता है और राजभाषा घोषित किए जाने के बाद में क्या किया जाता है कि जो सरकारी दफ्तर है, विश्वविद्यालय है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो भी चीजें हैं, यहां पर सभी में क्या होता है? सिंगली भाषा को क्या कर दी जाती है? इंपोर्टेंसी, प्राथमिकता देनी शुरू कर दी जाती है। और जैसे ही इनको प्राथमिकता देनी शुरू कर दी जाती है ना, तो क्या होता है? तमिलों को इससे बात का बुरा लग जाता है। और तमिलों को इस बात का क्यों बुरा लगा? वो इसलिए बुरा लगा क्योंकि किसको हम ज्यादातर इंपोर्टेंसी दे रहे हैं? सिंगली भाषा को इंपोर्टेंसी दे रहे, तमिल को नहीं दे रहे, तो तमिलों का वर्ग पिछड़ता चले जाएगा। अब ये सोच रहे कि भैया हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हमारे राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार को क्या किया जा रहा है? हनन किया जा रहा है। ये जो औपनिवेशिक सरकार बनी है, ये जो औपनिवेशिक सरकार बनी है, ये हमारे अधिकार को हनन करना चाहती है। और जो हम मांग जो हमारी मांग है, ठीक है, जो हम बातें हम हमारे हमें चाहिए, जो कार्य है जो हमारे साथ पूरे होने चाहिए, जो विकास है वो हमारे हमारे लिए जो पूरा होना चाहिए, उसको अनदेखा करते जा रहे हैं। जो हम जैसे कि उनको विकास से रिलेटेड कुछ उनको अपने क्षेत्र के अंदर कार्य चाहिए, शिक्षा से रिलेटेड उनको अपने क्षेत्र में कुछ कार्य चाहिए, रोजगार से रिलेटेड अपने क्षेत्र के अंदर उनको विकास चाहिए, तो वो क्या करते जा रहे हैं? अनदेखा करते जा रहे हैं। कौन? ये सिंगली समुदाय अनदेखा करते जा रहे हैं उन सभी चीजों को। इस बात को लेकर तमिलों को क्या लग जाता है? बुरा लग जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, ये होने के बाद में जो बहुसंख्यक है, मैंने आपको कल बताया था कि जो बहुसंख्यक है वो किस धर्म को रिलेट करता है? बौद्ध धर्म को रिलेट करता है। इसलिए बहुसंख्यक में क्या बौद्ध धर्म को रिलेट किया। इसलिए 1956 में जो कानून बना, 1956 के अंदर जो कानून बना, उसके अंदर बताया गया कि बौद्ध जो मत है उसको संरक्षण प्रदान करेगा। मतलब बौद्ध जो धर्म है उसको क्या करेगा भैया? संरक्षण प्रदान करेगा। ये 1956 के कानून में बताया गया। अब ये 1956 के कानून में बताया गया, तो इससे क्या हो गया कि दोनों के अंदर जातीय संघर्ष जो था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। और जातीय संघर्ष ज्यादा बढ़ने से इसका क्या रिजल्ट जो थे, वो रिजल्ट बहुत क्या होने लगे? नेगेटिव फैक्टर के अंदर जाने लग गए। और नेगेटिव फैक्टर के अंदर रिजल्ट जाने लग गए तो क्या होता है कि भैया जो तमिल जो लोग हैं वो क्या करना चाहते हैं? उनकी जो आबाद जनसंख्या कौन से हिस्से में थी श्रीलंका के? हमने बताया था उत्तर और पूर्वी प्रांत के अंदर क्या था? इनकी जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा थी। उत्तर और पूर्वी प्रांत के अंदर आपको याद रखना है कि जनसंख्या आबाद कहां थी, है ना? आबाद कहां थी? पूर्वी और उत्तर प्रांत, पूर्वी और उत्तर प्रांत में इनकी संख्या ज्यादा थी श्रीलंका के अंदर। ये आपको याद रख लेना है। श्रीलंका के अंदर इन दो क्षेत्रों में क्या था भैया? पूर्वोत्तर जो प्रांत था वहां पर इनकी जनसंख्या ज्यादा थी। और जहां पे जिनकी जनसंख्या ज्यादा थी वहां पर ये क्या करने लग जाते हैं? वहां पर ये छोटे छोटे समूह बनाना शुरू कर देते हैं, आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करना यानी क्षेत्रीय स्वतंत्रता हासिल करना शुरू कर देते हैं। जो इनकी मांगे हैं कि हमें रोजगार दिया जाए, हमारी शिक्षा की व्यवस्था सुधारी जाए, भाषा के आधार पर हमें अधिकार मिलना चाहिए, हमारी भी एक भाषा को इंपोर्टेंसी, तमिल भाषा, इसको भी एक राजभाषा घोषित किया जाए। इन मांगों को मनवाने के लिए क्या करने लग जाते हैं? आंदोलन करने लग जाते हैं। लेकिन ये आंदोलन करने के बाद में भी बेटा इनकी जो मांग है उनको पूरा नहीं किया जाता है। इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। कौन नहीं करना चाहता है भैया? ये जो सिंगली समुदाय है, जो ये राजभाषा घोषित की गई है, जो सरकार बनी है इनकी, जो तमिल मानता था कि ये एक औपनिवेशिक सरकार है, तो वो एक तरह की जो औपनिवेशिक सरकार है उनकी मांगों की अनदेखी करना शुरू कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप एक और डेट आती है, वो डेट है भैया, इसके परिणाम स्वरूप 1980 के अंदर आपको याद रखना है कि 1980 के अंदर श्रीलंका के उत्तर पूर्वी प्रांत जो है वहां पर क्या किया जाता है? एक नई सरकार, एक नया राज्य गठित करने के लिए क्या किया जाता है? एक आंदोलन किया जाता है। 1980 के अंदर एक नई सरकार बनाने के लिए एक उद्देश्य लिया जाता है, संघर्ष किया जाता है, एक
जो है एक समूह बनाया जाता है। समूह बनाने के बाद में क्या होता है, दोनों के बीच में खींचतान और ज्यादा होने लग गई भैया। अब खींचतान और ज्यादा होने लग गई, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये जो मैटर है बेटा ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया गृह युद्ध में कन्वर्ट हो गया। ये किस में युद्ध हो गया, होम वॉर हो गया, एक तरह का हमारा गृह युद्ध हो गया। अब गृह युद्ध क्या होता है, एक देश जिसमें दो विरोधी सरकारें, दो जो विरोधी सरकारें हैं उनकी हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वो युद्ध सा लगे, उसे क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। एक देश के अंतर्गत की मैं बात कर रहा हूं। और एक गृह युद्ध के अंदर दो ग्रुप कौन से बने, एक सिंगली समुदाय का ग्रुप बना था और एक तमिल समुदाय का ग्रुप बना था। सिंगली समुदाय की सरकार ऑलरेडी बन चुकी थी और तमिल वाले अपनी मांगों को पूरी करने के लिए दिन रात संघर्षरत थे। ये हमको याद रखना है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसकी समस्या क्या उत्पन्न हो गई, आपको ये याद रखना है कि जैसे गृह युद्ध छिड़ा, काफी सारे जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और कई सारे जो धंधे हैं, रोजगार है, वो चौपट हो जाता है। शिक्षा का जो क्षेत्र है वो प्रभावित हो जाता है और कई सारे जो लोग हैं वो अपने जो देश उसको छोड़ छोड़कर दूसरे देश के शरणार्थी बन जाते हैं। इन सारी समस्याओं को भी श्रीलंका को इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आ गई बात समझ में। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आपने देखा होगा कि श्रीलंका जो है मानव विकास सूचकांक में बहुत भारत से भी पहला स्थान रखता है वो। ठीक है, मानव विकास सूचकांक के अंदर भी भारत से पहले आता है, कौन आता है, श्रीलंका आता है। उसको विकास के तौर पे लेता हूं तो पहले नंबर पे, पहले नंबर पे तो कह नहीं कह सकता, वो तो केरल आता है खैर हमारे भारत के अंदर। ठीक है, और नॉर्वे भी है। ठीक है, और इसके के साथ ही क्या होता है कि जो भारत से पहले आता है, विकास के मामले में भारत से पहले है, शिक्षा के मामले में भारत से पहले है और रोजगार के मामले में भी ये क्या होता है, भारत से पहले आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है डेवलपमेंट व्यवस्थित रूप से है। लेकिन इस घटना के बाद क्या आपको लगता है कि भारत से पहले आता होगा, हमें सोचना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ये क्या है कि यहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से धीरे धीरे सुधरना शुरू हुई और 2009 के अंत में जाके, 2009 के अंत में जाके गृह युद्ध का क्या हो गया, समापन हो गया। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या हो गया, अंत हो गया उसका, गृह युद्ध का क्या हो गया, अंत हो गया। आ गई बात समझ में। ये चीज हमें याद रखनी है कि भारत से मानव विकास में तो ये भारत से क्या हो रहा है कि पहले आ रहा है, लेकिन इस घटना से अगर हम परिचित होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये चीज फैक्टर आता है कि भारत से पहले क्यों होगा, क्योंकि गृह युद्ध हो रहा है, दो भाषा आपस में लड़ रही है वगैरह, दो ग्रुप लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, भारत से पहले नंबर, भारत के पहले नंबर पर स्थान रखता है, भारत से पहले स्थान रखता है। ठीक है, इस चीज के बारे में आपको कंफर्म कर लेना है। ठीक है, तो इसी के बाद में आपको पता चला कि जो अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जो है वो पुटअप करने का मैं प्रयास करूंगा कि क्या है कि श्रीलंका में सिंगली समुदाय ने बहुसंख्यकवाद को अपनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे। आपको पता होना चाहिए कि वो 1956 में कानून बनाया था, जिसके तहत मैंने आपको बताया था क्या क्या कार्य किए गए थे, सरकारी दफ्तर वगैरह, ये सारी चीजें। उसके बाद में जो तमिल समुदाय है उन्होंने अपनी मांगों, कौन कौन सी मांगों को पूरा करने के लिए जो है आंदोलन किया था, मैंने आपको बताया था। वो क्या करना चाह रहे थे, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आर्थिक विकास के क्षेत्र में, इनमें मांगों को प्राप्त करना चाह रहे थे कि उनको क्या है, एक राजभाषा, तमिलों को एक राजभाषा घोषित किया जाए और जो जितने भी दफ्तर वगैरह है उनकी जो भाषा उनको इंपोर्टेंस दी जाए, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करना चाह रहे थे। ठीक है, एक गृह युद्ध किसे कहते हैं ये आपको पता चल गया है, बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं, सत्ता की साझेदारी क्या होती है और ये क्यों जरूरी है इसके लिए भी मैं आपको बता चुका हूं। क्या की अगर आपके रिक्त स्थान आ जाए कि सत्ता की साझेदारी डैश की आत्मा है तो लोकतंत्र की आत्मा है, ये आपको याद रख लेना है। ओके, ठीक है, ये वाली चीजें सारी मैटर क्लियर है। श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना, इसके बारे में भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसी के साथ में ये जो टॉपिक है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसी के साथ ही इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि श्रीलंका की समझदारी, यानी श्रीलंका ने ऐसी कौन सी समझदारी अपनाई जो दूसरा देश नहीं अपना सका। ठीक है, दूसरा देश नहीं अपना सका, उन्होंने इस जो ये श्रीलंका है जिसने ये जो इतनी लड़ाई लड़ी है, बेल्जियम ने इतनी लड़ाई नहीं लड़ी, उसने कुछ अपने संविधान में 4 संशोधन ऐसे कर डाले थे, 4 संशोधन ऐसे कर डाले जिसके माध्यम से उसकी जो देश की व्यवस्था है सुचारू रूप से की जाने लगी थी। ओके, मैं योगेश जायसवाल आपसे विदा लेता हूं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जब तक आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करते जब तक क्या है आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, वीडियो नहीं पहुंच पाएगी और हमें भी मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा, है ना, मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। मैं योगेश जायसवाल आपसे विदा लेता हूं। जय भीम।